नमस्ते दोस्तों। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि मुझे जब डेंगू हुआ था, इसका जब मैं सीरीज़ बना रही थी तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं पार्ट वन में। किसको मतलब बहुत सारे लोगों को एक बार या फिर उससे ज़्यादा बार टाइफाइड हो चुका है और बहुत सारे लोगों को डेंगू भी हो चुका है और उसके बाद उनके बाल ख़त्म ही जैसे है नहीं, ऑयल वगैरह कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत कम रिज़ल्ट आ रहा है। तो फूड में कौन से चेंजेस मैंने किए थे खाने पीने में, और उसके साथ साथ मैंने क्या क्या विटामिन्स वगैरह लिया था फुल्ली रिकवरी करने के बाद, और क्या क्या सिम्टम्स है जिसकी वजह से आपको वो सारी चीज़ लेने हैं और किस तरह से काम करेगा। और साथ ही साथ जब रिकवरी पीरियड था तो उसमें मुझे किस तरह की परेशानी क्या हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को भी ये सिम्टम हो सकते हैं जैसे मुझे हुआ था। बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो जाता है और बाल जैसे बहुत सारे झड़ जाते हैं, पतले हो जाते हैं और फिर रीग्रो होने में टाइम लगता है और आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो उससे मतलब आप कुछ भी कर रहे हो तो वो काम नहीं दे रहा है। तो साथ ही साथ स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन जैसा हो जाता है। तो उससे किस तरह से निपटा जाए और किस तरह से आप कामफुली स्ट्रेस फ्री होकर अपने बालों का हो या फिर स्किन का हो किस तरह से केयर करना चाहिए, मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी। होप करती हूँ कि ये आपको हेल्पफुल रहेगा आपके परेशानी में। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ और परेशानी है जिससे मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल शेयर करें ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ कि मुझे क्या हुआ था और क्या मैंने उसके बारे में किया था। अगर वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो वो चीज़ मैं बहुत खुशी से आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि मैं किसी की मदद कर पा रही हूँ। जो मैंने फेस किया था वो चीज़ जैसे आपको किस तरह से नहीं करना पड़े वो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर करें। तो यहाँ पर जब रिकवरी पीरियड जो होता है उसके बाद का पीरियड जो होता है वो ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा स्ट्रेसफुल और स्ट्रगल होता है, क्योंकि जो रिकवरी पीरियड में तो आपका तबीयत ही एकदम ठीक नहीं होता तो आपको खुद को लगता है कि मुझे कैसे मतलब पहले की तरह फिर से अपने बॉडी में स्ट्रेंथ लाना है, कैसे धीरे धीरे ठीक होना है, कैसे धीरे धीरे अपने डाइट वगैरह दवाइयाँ ये सारी चीज़ ठीक से लेना है। और उसके बाद का पीरियड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है क्योंकि आप तबीयत तो सही हो जाती है मगर बाकी सारी चीज़ गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे मुझे हुआ था जब मैंने शेयर किया था कि जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी उससे पहले मेरी जो वेस्ट लाइन था वो 29 इंच का था। और जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसमें दवाइयाँ वगैरह ये सारे चीज़ चले तो जो इन्फेक्शन था वो गॉल ब्लैडर लीवर इन सब में बहुत ज़्यादा फैल गया था। उसकी वजह से स्वेलिंग हो गया था और लंग्स में भी थोड़ा सा इन्फेक्शन का पानी गया था। तो उसकी वजह से मेरा जो वेस्ट लाइन था वो 44 इंच का हो गया था। अभी भी वेस्ट लाइन मेरा पहले की तरह तो नहीं है, कम हुआ है एक्सरसाइजेस करने की वजह से, मगर पहले की तरह नहीं हो पाया रहा है। मैं अभी भी एक्सरसाइज कर रही हूँ और फ़ोटो में यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बिफ़ोर आफ्टर मतलब किस तरह का फेस था, उससे आप पता कर सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा स्वेलिंग हुआ था। फेस का शेप कितना मतलब पतला था और
फिर उसके बाद कितना बड़ा सा हो गया था, बॉडी भी उसके हिसाब से पूरा स्वेल हो गया था। और वेस्ट लाइन तो सबसे ज़्यादा ही था। जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तब मेरा वेस्ट लाइन था 37 इंच का था, क्योंकि हर दिन वो नाप लेते थे। साथ ही साथ मेरा वो अल्ट्रासाउंड भी होता था, और जो चेस्ट का एक्सरे भी होता था, क्योंकि वहाँ पर भी पानी था तो चांसेस थे निमोनिया के। तो बहुत सारी चीज़ें हुआ था जो कि मैंने पार्ट 1 में शेयर किया है, पूरा मेडिकल बिल और क्या क्या मेरे हुआ था, वो जो सिम्टम वगैरह। सेप्सिस हो गया था, मल्टीपल ऑर्गन इन्फेक्शन हो गया था। तो उस टाइम पर मुझे रात में नींद नहीं होता था। मैं 2-2.5 घंटे सो लूँ उतना ही ज़्यादा था, और पूरे रात भर मैं फ़ोन पकड़ के इधर उधर कुछ देख रही हूँ, ये कर रही हूँ। मतलब हाथ में तो स्ट्रेंथ नहीं था, और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और मैं सोते टाइम अगर करवट बदलती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था अपने हड्डियों में, ख़ास करके बैकबोन में, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के कुछ दिन पहले ही मेरा बोन मैरो का भी टेस्ट हुआ था, तो वो पेन वहाँ पर था, अभी भी वहाँ पर निशान है बैक में। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैं जब सोती थी एक लंबा सा तकिया कमर के पास रखकर एक ही साइड होकर रहती थी, और जैसे ही कमर करवट लेने की सोचती थी, धीरे से करके बैठती थी, फिर बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला कर घूमती थी, फिर उसके बाद लेटती थी। बहुत ज़्यादा पेन था, तो मैं सो नहीं पाती थी रात भर। किसी भी शेप में पैर को करूँ, हाथ को करूँ, सारे जॉइंट्स हड्डियाँ एकदम से पेन होता था। दिन भर मेडिसिन्स वगैरह थे, मेडिसिन्स की वजह से मुझे ड्राउजीनेस तो होता था। मतलब दिन भर मुझे लगता था मैं यहीं पर सो जाऊं। और जैसे लोग आते थे देखने के लिए, मामा मामी आ गए, मौसा मौसी, कोई भी आता था, तो मैं आगे के कमरे में जो बैठती थी, मैं सीधा नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि मेरा पेट का साइज़ इतना था। मैं ऐसे करके बैठती थी, और पेट यहाँ पर इस तरह से था, बहुत बड़ा सा। और फिर मेरे सर इस तरह से मैं बैठती थी, और नमस्ते में इस तरह से करके ऐसे करके रहती थी, क्योंकि मैं उठ नहीं पाती थी, और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था। और धीरे धीरे मैं दीवार को पकड़ पकड़ के जाती थी अपने कमरे में बेड के ऊपर सोने के लिए, या फिर आगे के कमरे में सोफ़े के ऊपर ही बैठती थी। और दिन भर में मेरा सबसे मुश्किल भरा काम था, थकान भरा काम था, नहाना। एक स्टूल नीचे मम्मी रखती थी, और दीवार के पास में लग के उस स्टूल में बैठती थी, और पास में एक टब में पानी था, जिससे मैं निकाल के बस 2-3 मग डाल के ही चली आती थी। और अगर बुखार होगा, ज़्यादा नहाओगे, ये होगा, तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, तो बस वैसे ही डाल के आ जाती थी। कोई पहले पहले तो कोई पकड़ता था तो ही मैं चल के उठ के आती थी, फिर बाद में मैं दीवार वगैरह पकड़ के धीरे धीरे चलती थी। और घर में जब मेड आती थी, झाड़ू करती थी, वो बोलती थी कि क्या दीदी, घर भर में बाल ही बाल। मतलब आप डोर मैट निकालो, उसमें बाल, झाड़ू कर रहे हो, बाल, नीचे बाल। सुनते ही रोना आता था कि कितने बाल मतलब निकल रहे हैं, और मैं इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि तभी तो आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तो उसके बारे में आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो उसके बाद मैंने क्या चेंजेस किए अपने खाने वगैरह में, तो उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो मुझे जब तबीयत ख़राब हुआ था, तो मेरा लिवर वगैरह जब स्वेलिंग हुआ था, तो डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि आप कोई रेड मीट वगैरह नहीं खा सकते हो, हाई प्रोटीन वाली चीज़ नहीं खा सकते हो, क्योंकि लिवर आपका पूरी तरह से ठीक नहीं है, और आपका लिवर ये सारी चीज़ डाइजेशन नहीं कर सकता है। साथ ही साथ बाहर का खाना हो गया, स्ट्रीट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, घर का कोई तला हुआ खाना, फैटी फूड जैसे आप चीज़ वगैरह, ऑयली कोई फ्राइम्स वगैरह, ये सारी चीज़ भी आप नहीं खा सकते हो। और ज़्यादा खाना भी, मुझे ज़्यादा भूख भी लगती थी वो दवाइयों की वजह से। मतलब सुबह 5 बजे मम्मी उठ के जैसे ही फूल, मम्मी का एक काम है, एक बहुत सुंदर सा बगीचा मम्मी ने कर रखा है अपने बाहर, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मतलब पौधे हैं,
जैसे तुलसी वगैरह तो पौधा तो है, साथ ही साथ कड़ी पत्ता वगैरह है, और गुड़हल का है, फूल बहुत सारे हैं, और हरी मिर्च, टमाटर, बैंगन, और इलायची, ये सारे पौधे भी है उसमें। केले का पौधा भी है, और पपीते का है, तो बहुत सारे हैं उसमें पौधे वगैरह। तो सुबह मम्मी 5 बजे उठती है और फूल फिर अपना जितना भी है पेड़ में उसको सारा वो तोड़ने जाती है। तो मम्मी जब घर में आती है तो मैं एक उसी के ऊपर अपना 1 गिलास दूध और उसके साथ साथ थोड़ा ड्राई फ्रूट और थोड़ा सा बिस्किट लेकर बैठ जाती थी खाने के लिए। जैसे ही 7 साढ़े 7 बजता था, फिर से भूख लगी है, नाश्ता दे दो, प्रॉपर नाश्ता जो कि मतलब उपमा वगैरह कुछ भी बना हो उसको खा लेती थी। फिर 10:30 बजे और एक बार भूख लगता था तो मम्मी अंडे उबाल के रखती थी, उसको खा लेती थी। उसका पीला हिस्सा नहीं खा सकती थी तो सफ़ेद वाला खा लेती थी। तो फिर जैसे ही 1 साढ़े 1 बजे फिर से भूख लगा, वो दवाइयों की वजह से या फिर क्या है, मतलब मैं चाहती थी कि इतना ना खाऊं। ऑलरेडी पेट वगैरह, मुंह और शरीर इतना फूला हुआ है और मैं कंट्रोल करना है मुझे, और एक्सरसाइज तो वैसे नहीं कर सकती थी क्योंकि डॉक्टर ने तो पूरी तरह से मना कर रखा था, और खाना ही कंट्रोल करना एक ही मेरे हाथ में था, वो भी नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, मतलब दिमाग काम नहीं करता था। अगर खाना ना मिले, लगता है कि मतलब कुछ भी मिले उसको खा लूँगी, बिस्किट का पूरा पैकेट पैकेट खा लूँगी उठा के, इस तरह का था। उसको खा लेती थी। फिर 5 बजे शाम को थोड़ा सा लेट गई, नींद तो नहीं आती थी मगर लेट गई। फिर जैसे ही 5 बजते था, मम्मी को बोलती थी फिर से भूख लगा है, कुछ भी दे दो, ब्रेड टोस्ट दे दो, उसके साथ दूध 1 गिलास दे दो, कुछ भी दे दो। फिर जैसे ही 8 साढ़े 8 बज के फिर से भूख लगा, रोटी दे दो। और वैसे तो मैं बहुत कम खाती हूँ, जैसे रात में मैं एक ही रोटी और थोड़ा सा सब्जी हो गया तो मेरा हो गया। मगर उस टाइम पे मैं 2-3 रोटियाँ पूरा खा लेती थी, और सब्जियाँ एक को मम्मी को बोलती थी कि नहीं, 2 सब्जियाँ बना और दूध दे दो, उसके साथ 2 रोटियाँ दे दिया, और कुछ है तो दे दो, ब्रेड वगैरह कुछ है तो दे दो, और भूख लग रही है, रात भर रहूँगी, सुबह तक और ज़्यादा भूख लगेगा। तो इस तरह का था। मगर जैसे ही मैंने देखा 2-3 महीने के बाद जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होने लगी, धीरे धीरे एपेटाइट भी मेरा नॉर्मल हो गया और इतना नहीं रहा। तो उस टाइम पर मुझे तो मना किया गया था ये सारा खाना खाने के लिए। फिर मैंने वहाँ पर कुछ चेंजेस वगैरह थे मेरे खाने में, जैसे मुझे सैलड्स ऐड करने थे, जैसे भी हो, दोपहर का हो या फिर रात का हो, 1 कटोरी जैसे भी हो ऐड करना है। तो उससे मेरा जो खाने का जो कार्ब वगैरह का क्वांटिटी कम हो जाता था। सैलड्स में मैं अभी भी हर दिन कुकुम्बर और उसके साथ कैरेट, बीटरूट और 2 लहसुन की कलियाँ और 1/4 हिस्सा प्याज का रहता है। क्यों ये सब है? एक कुकुम्बर आपके बॉडी को सिर्फ हाइड्रेटेड नहीं करता है, सैलड्स आपके जो क्वांटिटी है खाने की उसको कम नहीं करता है, डाइजेशन अच्छा करता है। क्योंकि टाइफाइड हो या फिर डेंगू हो, लिवर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, तो ये चीज़ आपके खाने को बहुत जल्दी डाइजेस्ट करता है। बीटरूट आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको लीवर एनलार्जमेंट हो जाता है जैसे मुझे हुआ था, और टाइफाइड में भी लीवर अफेक्ट होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ कैरेट जो होता है, कैरेट आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, तो उसकी वजह से ये 3 चीज़। और साथ ही साथ मैं लहसुन की कलियाँ इसलिए खाती थी क्योंकि पार्ट 1 में मैंने कहा था कि मेरे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जो कि मेरा बिल्कुल नहीं था तबीयत ख़राब होने की वजह से। लहसुन खाने से आपकी जो फैट, जो कि आपके ब्लड के जो वेसल है, तब ये वेसल हो गया, ये ब्लड जा रहा है, यहाँ पर फैट जम गया तो फिर ब्लड धीरे धीरे जा रहा है तो उसको क्लियर करता है, तो ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहता है। और जो ऑनियन जो होता है वो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है। इसकी वजह से ये सारी चीज़ अभी भी मैं खाती हूँ, ये बहुत अच्छा है। आपका ब्लड जितना ज़्यादा प्यूरिफाइड और अच्छा रहेगा, आपका स्किन भी उतना अंदर से ग्लो करेगा, साथ ही साथ आपके बाल भी उतने अच्छे होंगे। क्योंकि आपके जो बाल बढ़ने का मेन रीज़न आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा और जो आयरन जो है वो आपके बालों तक पहुंचता है, जो कि बहुत अच्छे से आपके बालों को, फॉलिकल को नरिश करता है। और जो दूसरा चीज़ है, आपके जैसे बॉडी का कोई भी सिग्नल हो, आपको कोई मारता है,
कोई अगर आपको चींटी काट देता है तो उस तरह का चीज़ जो होता है, सिग्नल फ़ौरन आपके ब्रेन तक जाता है और फिर सिग्नल आता है कि उसको मार लो। अगर कोई आदमी आपको काट रहा है तो उसको मार लो। अगर ये जैसे मक्खी हो गया तो उसको उड़ा लो। तो उस तरह का जो सिग्नल आता है, ये सिग्नल जैसे ही ब्रेन तक जाता है तो वो जो सिग्नल जाता है वो ब्लड के थ्रू जाता है। जैसे ही सिग्नल जाता है उसके साथ साथ ऑक्सीजन वगैरह भी जाते हैं, तो उससे आपके हेयर फॉलिकल तक जाने की वजह से हेयर में बहुत अच्छा सा ऑक्सीजन का मात्रा मिल जाता है, जो कि आपके बालों को हेल्दी ग्रो के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो जैसे ही ये जो नाखून घिसने वाला जो एक्सरसाइज है, ये इसीलिए मददगार है क्योंकि आप जैसे ही घिसते हो, यहाँ पर आपके नाखून सारी उंगलियों की जो नस है वहाँ से नर्व का सिग्नल आपके ब्रेन तक गया है। जैसे ही यहाँ पर सेंसेशन होता है तो एक सिग्नल जाता है ब्रेन तक, वो आपको पता चलता है कि मुझे सेंसेशन हो रहा है उंगलियों में। तो ये जो सिग्नल जितना जल्दी आप घिसते हो, वो जो ब्लड का सिग्नल आपके जितने जल्दी बालों तक जाता है, उससे वो जो ब्लड का फ्लो आपके फॉलिकल तक जाता है, तो ऑक्सीजन वगैरह आपके हेयर फॉलिकल को मिलता है और उससे आपके हेयर बहुत अच्छे से नरिश होकर ग्रो होता है। तो ये वाला एक्सरसाइज आपकी जितनी भी तबीयत खराब हो आप कर सकते हो। और दूसरा चीज़, एक्सरसाइज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, यहाँ पर सिर्फ खाने की। तो खाने की में मैंने सैलड्स ऐड किया, तो आप बीट रूट पक्का ऐड कीजिए, कैरेट, कुकुम्बर, लहसुन और प्याज को। दूसरा चीज़, पालक। पालक आप सूप बनाकर, जूस बनाकर, जैसे भी हो आप उसको भी ऐड कीजिए अपने खाने में। हर दिन ना हो मगर हफ्ते में 2 बार तो मिनिमम ऐड कीजिए, उससे आपको आयरन की क्वांटिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। या फिर आप कोई आयरन का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। आयरन के बर्तन में हर दिन कोई ना कोई खाना अगर पका रहे हैं तो आपको आयरन की क्वांटिटी बहुत अच्छे से मिल जाती है। आयरन आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है, आप बायोटिन के लिए अंडा खा सकते हो। अगर आप नहीं खाते हो, वेजिटेरियन हो, तो फिर आप बाहर से सप्लीमेंट्स भी बायोटिन का ले सकते हो। अगर आपका नॉर्मल बायोटिन जितना होना चाहिए बॉडी में अगर उतना भी है, फिर भी आप ले सकते हो, क्योंकि बायोटिन जो है वो वाटर सोल्यूबल है। अगर एक्स्ट्रा हो भी जाता है तो फिर वो आपकी जो स्वेट वगैरह, यूरिन, ये सारे में निकल जाता है क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल होने के कारण। तीसरा चीज़ आपके बालों के लिए जो चाहिए वो है विटामिन सी। और विटामिन सी आपके कोलाजन को बूस्ट करता है, सेल को रीजनरेट करता है, जिसकी वजह से आपके बाल रीग्रो होते हैं। तो विटामिन सी के लिए आप आंवला हो गया, नॉर्मल आंवला आप खा सकते हो। विटामिन सी नींबू में होता है। खट्टे वाले चीज़ जो फल होते हैं, सारे बेरीज़, स्ट्रॉबेरी वगैरह, ब्लूबेरी, ये सारी चीज़ में जितने बेरीज़ है उसमें है, ऑरेंजेस में है, नींबू में हो गया, आंवले में हो गया, ये सारी चीज़ आप खा सकते हो। या फिर आप सेपरेटली विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी खा सकते हो। अभी तो वैसे भी कोविड चल रहा है और उसमें भी विटामिन सी की मात्रा आप बाहर से सप्लीमेंट्स लेने के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि उससे इम्यूनिटी बूस्ट होता है। तो आप उस तरह से भी खा सकते हो, वो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ है विटामिन बी कम्प्लेक्स। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए जितना ज़रूरी नहीं है, वेजिटेरियन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नॉन वेज में जो लीवर होता है, जो खाना वो जो खाते हैं उनके लीवर में वो जाकर जितना रह जाता है, वो चीज़ में विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है। मगर जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो मैंने, डॉक्टर ने तो मना किया था नॉन वेज खाने के लिए, तो उसके बाद मैं सिर्फ अंडा खाती हूँ। और सारे नॉन वेज में 2 साल हो गया मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया है, और मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, अभी पूरी तरह से छोड़ दिया है। तो मैं विटामिन बी कम्प्लेक्स का भी एक मेडिसिन सेपरेटली लेती हूँ। वो एक विटामिन है तो आप ले सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है, मगर पूरी तरह से रिकवरी करने के बाद। तो मैं एक विटामिन सी का लेती हूँ, एक विटामिन बी कम्प्लेक्स का भी मैं एक मेडिसिन लेती हूँ। बायोटिन जो है वो आपके जो बालों को सिर्फ स्ट्रक्चर देता है,
जो बोलते हैं बायोटिन खाने से हेयर रीग्रो करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बालों को स्ट्रक्चर देता है, स्ट्रक्चर मतलब नरिश करता है, और जो आपका कंडीशनर हेयर जो लगता है उस तरह का करता है, रीग्रो नहीं करता है। आपको बाल अगर चाहिए कंडीशनर वाले और जो मॉइस्चर्ड वाले हेयर और वो स्ट्रक्चर, वो आपको बायोटिन से मिलता है, उसके लिए आप बायोटिन खा सकते हो, मगर रीग्रो नहीं करता है। तीसरा चीज़, अगर आपको जिंक की कमी हो तो फिर जिंक की वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, मगर जिंक आप वैसे नहीं खा सकते हो, टेस्ट करवाना पड़ता है, या फिर आप सेपरेटली विटामिन सी का एक टैबलेट आता है जो कि विटामिन सी विथ जिंक लिखा हुआ होता है, उस तरह का कैप्सूल आप खा सकते हो रात में। वो भी एक विटामिन है, विटामिन सी विथ जिंक। तो इस तरह का आप जिंक ले सकते हो। और एक मेडिसिन है, वो है विटामिन ए। विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके बालों के लिए, क्योंकि वो नेचुरल सेबम को सिक्रेट करता है, और सेबम जो होता है वो ऑयल होता है, उसको अगर सिक्रेट करेगा तो आपके फॉलिकल से आपके नरिश्ड वाले हेयर निकलेंगे। तो उसका मतलब इस तरह से पकड़ लीजिए, जैसे 3 लोग हैं, सबके सर पे एक ही नंबर के बाल है। जैसे मेरे भी 100 बाल है, पास वाले इस तरफ भी 100 है, इस तरफ भी 100 है, मगर बालों के स्ट्रक्चर की वजह से इसका अगर थिक लग रहा है, जो मेरे लेफ्ट साइड में है, राइट साइड वाला पतला लग रहा है। क्यों लग रहा है? वो है सेबम की वजह से। किस तरह से? ना बाल का जो स्ट्रक्चर है, आप देखोगे 100 बाल है उनका थिक होगा और नरिश्ड वाले बाल होंगे। मेरा 100 है, मगर मेरा मीडियम वाला थिकनेस है, और मीडियम वाला ही मेरा यहाँ पर जो ड्राइनेस है। और तीसरा जो आप राइट साइड में जो है, उनका भी वही 100 बाल है, मगर उनके बालों में बिल्कुल जान ही नहीं, एकदम पतले और ड्राई वाले हैं। पूरा यहाँ से पतले पतले, आपको 100 बाल है मगर एकदम पतले पतले हैं। तो इस तरह से क्या है, 100 बाल होने की बात नहीं है, अगर आपके बालों में थिकनेस नहीं है, ईच स्ट्रैंड जो होता है बालों का, वो अगर नरिश्ड नहीं है, थिकनेस नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो भी वो पतले लगेंगे। उतने ही नंबर के होंगे मगर पतले लगेंगे। बहुत सारे लोगों के आपने देखा होगा, तेल बहुत ज़्यादा मालिश करते हैं, मगर उनके यहाँ से बाल एकदम से ड्राई लगते हैं, जैसे ही कंघी करते हैं बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। तो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है, क्योंकि ए से ही सेबम सिक्रेशन होता है। अगर नहीं हो रहा है तो आपके बाल यहाँ से जितना भी तेल मालिश करो ड्राई लगेगा, ऊपर ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, और उसकी वजह से आप जैसे ही कंघी करोगे बाल निकलते जाएंगे। तो एक विटामिन ए की भी मैं कैप्सूल लेती हूँ हर दिन रात को सोते टाइम। तो उस तरह का अगर आप ले रहे हो तो नेचुरल सेबम सिक्रेशन होगा, तो वो बाल भी आपको यहाँ से पूरा आपको सेबम सिक्रेशन होने की वजह से अंदर से नरिश होगा। तो आप जब कोम करोगे तो वो नहीं निकलेगा, ब्रेकेज की परेशानी नहीं होगी, नहीं टूटेगा। दूसरा, यहाँ से भी आपके बाल थिक लगेंगे और स्ट्रेंथ भी आ जाएगा उसमें। और एक चीज़ है, आप खाने में जो ऐड करोगे वो है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में आपको वॉलनट ऐड करना है। वॉलनट बहुत अच्छा सा इलास्टिसिटी देता है आपके हेयर को। इलास्टिसिटी, अगर आपके बाल रिजिड होंगे तो आप जैसे ही कंघी करोगे वो टूटेगा। अगर इलास्टिसिटी होगा तो आप बालों को इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हो, उस तरह से कर रहे हो, आप पोनीटेल कर रहे हो, ब्रेड कर रहे हो, तो वो टूटेगा नहीं, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी रहेगा। तो उसकी वजह से ज़्यादा नहीं, हर दिन 2 से 3 अगर आप खाते हो वॉलनट तो वो काफ़ी है। और एक चीज़ है, आप रात में सोते टाइम हो या फिर सुबह के टाइम हो, 3 से 4 इलायची गुनगुने पानी के साथ खाया अगर करेंगे तो उससे बाल रीग्रो भी होता है और बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये सारी चेंजेस मैंने किए थे। दाल भी मैं पक्का करके खाती हूँ। तब तो मुझे प्रोटीन मना था, हाई प्रोटीन, मगर दाल मैं हर दिन खाती हूँ 1 कटोरी भर के। सैलड्स, दाल, स्प्राउट आप हफ्ते 10 दिन में एक बार पक्का खाया कीजिए, उससे बहुत अच्छा सा प्रोटीन कंटेंट आपको मिलता है। तो ये सारी चीज़ फूड चेंजेस हो गए। और विटामिन्स में क्या क्या सेपरेटली लेती हूँ उसको भी मैंने कह दिया है। एक विटामिन ए लेती हूँ, विटामिन सी, विटामिन बी कम्प्लेक्स लेती हूँ, और उसके साथ में एक जो फिश
ऑयल का जो कैप्सूल जो आता है उसको भी लेती हूँ, जो कि ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 बहुत ही अच्छा है आपके बालों के लिए, आपके बालों को रीग्रो करता है, अच्छे से नरिश करता है, और साथ ही साथ आपके बालों को नेचुरल जो ऑयल जो होता है हेयर के ऊपर, उसको भी रिटेन करके रखता है। तो ये सारे इतने सारे सप्लीमेंट्स मैं सेपरेटली लेती हूँ, और साथ ही साथ फूड चेंजेस भी इतना ही मैंने किया हुआ है। और ये सप्लीमेंट्स के साथ, जैसे तबीयत मेरी ख़राब थी तो मैं एक स्टूल डाल के बालकोनी में धूप में बैठ जाती थी, और अभी तो मैं धूप में चल सकती हूँ, तो आप धूप पक्का लिया कीजिए। मॉर्निंग और इवनिंग टाइम जो होता है उसमें विटामिन डी की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। आप अगर वॉक वगैरह कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, तो उसमें आपको मतलब आपका एक्सरसाइज भी हो जाता है, और साथ ही साथ आपको विटामिन डी की अच्छी खासी मात्रा मिल जाती है। क्योंकि विटामिन डी अगर आपका सही नहीं होगा तो फिर आपके बाल, मतलब आप नीचे भी ऐसे कर रहे हो तो वो पूरा निकल जाएंगे, जैसे लगेगा कि बाल के ऊपर ही वो थे, आपके स्काल्प के ऊपर ही थे, आपने नीचे किया और वो झड़ गए, सारे झड़ गए, उस तरह का है। तो मेरा भी वही हो रहा था, और जब मैंने टेस्ट किया तो डॉक्टर ने कहा कि विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा कम है, जो रिपोर्ट आया था। और ये कम होने की वजह था क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा 20 दिन, तो मैं बाहर नहीं निकली थी, आईसीयू में थी। उसके बाद जब आई तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मैं तो बेड से ही उठ नहीं पा रही थी, तो उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो इसलिए सनलाइट ना मिल पाने की वजह से विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम हो गया था, और साथ ही साथ तबीयत ख़राब होने की वजह से भी हुआ था। तो विटामिन डी एक बार आप, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा, मतलब आप शैम्पू कर रहे हो, बाल कंघी कर रहे हो, बाल पर अगर आप हाथ भी ऐसे ले रहे हो तो भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब विटामिन डी एक बार पक्का आप थोड़ा सा टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि अगर वो चीज़ कम होगा तो बाल निकलते जाएंगे। मेरा वही हो रहा था, मतलब मैं बाल को कंघी करना, तो मतलब मैं इतना डर गई थी, मैं बाल को इस तरह से हाथ को धीरे धीरे करके उसको निकलती थी, धीरे 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 सारे टैंगल निकलती थी, फिर भी इतने सारे बाल आ जाते थे। सो के उठो तकिए के ऊपर इतने सारे, मतलब नीचे से देख रहे, मतलब डर लगता था कि इतने सारे बाल आ रहे हैं, मतलब 2-2.5 महीने में कुछ भी नहीं था, पूरा निकल गए थे। तो उस तरह का था। तो आप विटामिन डी का एक बार टेस्ट करवा लीजिए, अगर कम होगा तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर लेंगे, उसके हिसाब से मेडिसिन लीजिएगा, अपने आप मत लीजिएगा, क्योंकि विटामिन डी की जो मेडिसिन है अगर आपका सही है, आप फिर भी उसके ऊपर सुन के अगर कहीं से ले रहे हो तो वो किडनी के ऊपर प्रेशर डालता है, तो इसलिए एक बार टेस्ट करवा लीजिए, कम है फिर उसके बाद लीजिए। अगर सही है फिर भी धूप में आप मॉर्निंग और जो इवनिंग टाइम में सनलाइट पक्का करके लीजिए, वो बहुत काम देता है आपके बालों के लिए। ये हो गया मेरे खुद का एक्सपीरियंस। और